Yes, please go ahead. We are live. थँक्यू साहिल. नमस्कार. पुणे कलेक्टिव्हच्या धाकड या सत्रात आपलं स्वागत. गेल्या काही आठवड्यापासून सुरू असलेल्या महिला कुस्तीवीरांच्या आत्मसन्मानाच्या लढ्याविषयी आपण आज बोलणार आहोत. वेलकम टू पुणे कलेक्टिव्ह सेशन ऑन द इश्यू ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ स्पोर्ट्स वुमन. At Pune Collective, we are a group of working professionals and concerned citizens from Pune who form the platform aiming to bring democratic and progressive voices together, focusing on the ideas of freedom, pluralism, secularism, tolerance, and social justice. Over the last few years, we have invited a number of activists, scholars, students, and artists to celebrate the spirit of democracy and voices of reason and scientific temper. आज के विषय के बारे में बात करने से पहले पुणे कलेक्टिव की तरफ से एक आदरणीय व्यक्ति कर्मवीर भाऊराव पाटिल जी को हम आज उनकी पुण्यतिथि के दिन पर श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं. आज के विषय के बारे में ज्यादातर प्रसार माध्यमों से हमें थोड़ी जानकारी मिली है, लेकिन इसके कई और पहलू हैं जिस पे हम आज सविस्तर बात करेंगे. पिछले कुछ दिनों से चल रहा देश की राजधानी में कुश्ती खिलाड़ियों का भारी संघर्ष सबके सामने आया है. हमने ये भी देखा है कि बोलने वाले को डराने और चुप कराने के लिए सरकारी यंत्रणों द्वारा पदों का दुरुपयोग और अधिकाधिक शक्ति का उपयोग किया जा रहा है. हम इन हिंसक घटनाओं का और सरकारी दमन का पुणे कलेक्टिव द्वारा निषेध करते हैं और हम उन सभी खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं जो अपने आत्मसम्मान के लिए डटे हैं. Over the last few weeks, we have seen wrestlers of our country speaking against alleged sexual harassment. Such incidents have been seen at various levels and in several kinds of fields around the nation. There is an attempt of suppressing voices, and this protest highlights the situation in the institutional setup of various sports associations in India. As a Pune collective, we strongly condemn this act of harassment and stand by all women wrestlers who are fighting for their dignity. इस मुद्दे को विस्तार से समझने के लिए आज हमारे साथ दो वक्ताएं जुड़ी है. जगमती सांगवान, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी, टीम अवॉर्डी और अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ एडवा की उपाध्यक्ष है. पिछले कुछ दशकों से जगमती जी महिला आंदोलन के लिए जमीन स्तर पे काम कर रही है. हमारी दूसरी वक्ता इंदु अग्निहोत्री महिला विकास अध्ययन केंद्र की पूर्व निदेशक है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में प्राध्यापिका है. इंदु जी पिछले कुछ दशकों से महिलाओं संबंधित सुरक्षा कानूनों पे काम कर रही है. इस संघर्ष का राजकीय सांस्कृतिक स्तर पर क्या महत्व है, इस पर हमारे साथ वे चर्चा करेंगी. पुणे कलेक्टिव के शमशेर सिंह वक्ताओं के साथ सवाल जवाब स्वरूप में अपना संवाद बढ़ाएंगे. आज का यह सत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा. To know this issue in detail, we are joined by two speakers. One is Jagmati Sangwan, international level volleyball player, Beam awardee, and the vice president of All India Democratic Women's Association. Over last several decades, she has been working with women's movement at grassroots level. We have another speaker with us, Indu Agnihotri, former director of Center for Women's Development Studies and Public Intellectual. Induji, over last several decades working on legal provisions and frameworks for the safety, security, and inclusivity of women. They will discuss the larger socio-cultural dimension of this issue. I invite Shamsher to begin conversing with the speakers so as to move this dialogue forward in the form of a question and answer session. This session would be conducted in Hindi and English both. Over to you, Shamsher. थैंक यू वैदेही. जगमती जी और इंदु जी, आपका स्वागत है पुणे कलेक्टिव के इस डिस्कशन में और बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए. मेरा जो पहला सवाल है वो जगमती जी से रहेगा. इस खिलाड़ियों के इस विरोध की अगर हम एक मुख्य बात देखें और एक चीज जो उभर के आती है इसमें, वो है कि जिस पृष्ठभूमि से ये खिलाड़ी आए हैं उसमें ज्यादातर खिलाड़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि के, ग्रामीण परिवेश से, साधारण खेतीबाड़ी से जुड़े परिवारों के लड़के और लड़कियां हैं. तो पहला सवाल जो हमारी ऑडियंस के लिए भी
एक तरीके से महत्वपूर्ण रहेगा कि ये इस परिवेश, ग्रामीण परिवेश से और साधारण परिवेश से आने वाली जो खिलाड़ी हैं, और खास तौर पे जो महिला खिलाड़ी हैं, उनको किस तरीके की परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है, उसमें उनके सामने किस तरीके की मुश्किलें आती हैं। और आपके खुद के अनुभव से, क्योंकि आपने खुद से उसी परिवेश से, उसी बैकग्राउंड से अपनी जो स्पोर्ट्स की जर्नी है वो शुरू की, और उसमें आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आपने उपलब्धि हासिल की है। तो पहला सवाल हमारी ऑडियंस के लिए और हमारी तरफ से यही है कि इसमें आप ग्रामीण परिवेश से आए हुए लड़के लड़कियों के लिए किस तरीके की चुनौतियां, और खासतौर पे जो महिला खिलाड़ी हैं उनके लिए किस तरीके की चुनौतियां और किस तरीके की मुश्किलात को आप देखती हैं? शमशेर, सबसे पहले तो मैं आज इनकी याद में ये टॉक जो है ऑर्गेनाइज की जा रही है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और पुणे कलेक्टिव जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स वुमेन पर आज की विमर्श को, उनका भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अभी इस विमर्श को खोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में एक तरह से चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। और जहां तक जो अभी सवाल जो रखा गया है कि जो ग्रामीण परिवेश से लड़कियां ज्यादातर खिलाड़ी आती हैं, तो वहां पे उनके सामने क्या बाधाएं आती हैं, उसमें सबसे पहला तो उनकी जो बाधा है वो पारिवारिक स्तर से शुरू हो जाती है, क्योंकि कल्चरली हमारा जो समाज है वो मतलब थोड़ा खेलों को उतना ज्यादा श्रेष्ठ तरीके से नहीं देखता, बल्कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ऐसी संस्कृति यहाँ पे हावी रही है। और खास तौर पे जब लड़कियों को खेल में भेजना हो तो ये विचार जो है उसके साथ उनकी सुरक्षा का सवाल भी जुड़ जाता है एक तरह से। तो फिर उनके लिए बहुत घरों में भी बहुत पाबंदियां होती हैं। जितनी लड़कियां खेलना चाहती है, मुझे नहीं लगता कि उसका आधा हिस्सा भी मैदान तक पहुंच पा रहा है। फिर घर में अगर किसी तरह का संघर्ष करके, या आज के दिन जिस तरह का जो ऑल अराउंड क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस भी जो हम देख रहे हैं, उसमें खेल जो थोड़ा शोहरत और पैसा भी मिलने का एक सोर्स बना है पिछले दिनों, तो उसमें कुछ परिवार जरूर फिर भेजने लगे हैं अपनी लड़कियों को। और जब वो घर से निकल के खेल के तरफ बढ़ती है, तो फिर दूसरा जो सवाल होता है कि जिस खेल में उनकी रुचि है, या जिस खेल के लिए उनकी फिटनेस है, उनकी बॉडी बिल्डिंग जिसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो जरूरी नहीं है कि वो सुविधाएं आपके आसपास में मिल जाएं वहां पे। तो किसी स्कूल के अंदर, किसी गांव के अंदर कोई स्टेडियम है बाय चांस, तो जो भी खेल वहां पे होगा, जो भी कोच होगा, जो भी फैसिलिटीज होंगी, उसी के हिसाब से खेल खेलना पड़ता है वो। और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़ने की बात होती है, आमतौर पे ज्यादातर गांव में मैट्रिक तक के स्कूल हैं, फिर बाहर पढ़ने जाना है, फिर आपको उसके साथ खेल को जारी रखना है। तो फिर आपको गांव से शहर तक आना आना, जो मोबिलिटी का जो सवाल के वहां पे ट्रेनिंग चलाए, वो सौदा एक तरह से हो जाता है, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत कम फैसिलिटीज हैं उस तरह से। और मैं खुद अपना अगर बताऊं तो 10वीं के बाद जैसे हमारी जो टीम थी वो बहुत अच्छी थी पूरे हरियाणा में, परंतु जब तो मैट्रिक के बाद ये हुआ कि हायर एजुकेशन के लिए, तो पूरी टीम वो बिखर गई थी। वो पास के शहर में अप डाउन करते थे बस से, और कुछ में से हासिल नहीं हो रहा था। वो अप डाउन करके जब हम जाते थे वहां पे, और हम इस फैसले पर पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट कि उसको छोड़ना पड़ेगा अब जो है। फॉर्चुनेटली
स्टेट की तरफ से उस समय पे इंटरवेंशन हुआ और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स जो कुछ फ्री था, वो अगर स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं खुलता तो हो सकता था कि हमारा भी जो खेल का सफर है वो वहीं पे खत्म हो जाता। और अभी आज के दिन तो हरियाणा में देखे जो खेल का हब कहा जा रहा है, जैसे ज्यादातर खिलाड़ी आ रहे हैं, वहां पे वो एकमात्र जो स्पोर्ट्स कॉलेज था वो भी बंद हो चुका है। अब मतलब जो निर्भरता है इन खिलाड़ियों की, जैसे बॉक्सिंग के अंदर और ये जो रेसलिंग के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे गांव की गरीब परिवारों की लड़कियां आती हैं, बिल्कुल तलछट के परिवारों से वो है, और उनको फिर कहीं कहीं प्राइवेट एकेडमीज जो है उनके पास प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और प्राइवेट एकेडमीज जो है वो उनका प्रॉफिट मोटिव भी रहता है, वहां पे उनको जिस तरह के ट्रेनर, उनका लेवल जो है, क्वालिटी सारी स्टफ की जो है वो बस ऐसी ही होती है। जबकि परिवार जो है मतलब अब जो खेल है वो पहले की तरह खेल नहीं है, अब बहुत महंगा है खेल का जो पूरा करियर जो बनाना है आपको, तो पूरे परिवार का बजट निचोड़ के वो उस एक खिलाड़ी के ऊपर लगाते हैं। और फिर आगे जब वो बढ़ती है उसके बाद तो अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरह की बाधाएं हैं। फिर जो सेक्सुअल हरेसमेंट का वहां पे और डिस्क्रिमिनेशन, लड़के और लड़कियों के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। और स्पोर्ट्स का भी क्लास कैरेक्टर भी है। जो एक खेल है जो थोड़ा बेटर ऑफ अमीर परिवारों के बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेलेंगे, वो बैडमिंटन खेलेंगे, इंडोर गेम्स उस तरह के खेलेंगे। दूसरे ऐसे है कि जो केवल आपने अपने शरीर के साथ खेलना है, जैसे कुश्ती है, शरीर के को मतलब वो करके ट्रेन करके उसी से खेल की प्रतिभा दिखानी है, तो वो ज्यादातर गरीब तबकों के इस तरह के परिवार हैं। ऑल्दो इनमें भी कोई यूं कह सके कि भाई दलित परिवार भी शामिल होते हो, दलित परिवारों से लड़कियां या बहुत बड़े पैमाने पे अल्पसंख्यकों के, वो भी नहीं है। ये छोटे मार्जिनल जो फार्मर फैमिलीज जो है वहां से आते हैं, तो फिर ये मतलब इनकी वल्नरेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इकोनॉमिकली और उनके पास बहुत ज्यादा स्किल्स और नहीं होती है लाइफ में, और जो एक्सप्लॉइटेशन के मैकेनिज्म्स पुट इन प्लेस नहीं है वहां पे, तो ये फिर उनकी सुरक्षा का सवाल भी बहुत बड़ा सवाल होता है। और इसीलिए मैं अपने खेल अनुभव अभी तक के आधार पे ये कहती हूँ कि हमारे देश की लड़कियां जब खेलती हैं तो वो केवल अपने खेल और कंपटीशन का स्ट्रेस अपने कंधों पे लेके नहीं खेलती, बल्कि अपनी अस्मिता की सुरक्षा का सवाल, उसका बोझ भी जो है अपने कंधों पर लेकर खेलने को मजबूर है ऐसी परिस्थितियों के अंदर। और हेड्स ऑफ टू दीज गर्ल्स कि उसके बावजूद, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, हमारे देश की लड़कियां जो परफॉर्म कर रही है वो अपने आप में बहुत ही बड़ी एक कलेक्टिव अचीवमेंट है हमारे सोसाइटी और सबकी, और उसको आगे बढ़ाने के लिए सबको हर तरह से प्रयासरत रहना चाहिए। लेकिन आज का जो सीन जो देख रहे हैं देश के अंदर, वो बहुत ज्यादा निरुत्साहित करने वाला है एक तरह से इन खिलाड़ी लड़कियों को। शुक्रिया जगमती जी, इसके पूरे विस्तार से, इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और इसकी जो क्लास कनेक्शंस है उसको सामने लाने के लिए। और ये निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा संघर्ष है, जैसे कि आपने चिन्हित किया कि खेल के मैदान में जाने से पहले बहुत बड़ा संघर्ष है, और उसके बाद जब आप खेल के मैदान में जाते हैं तो एक उसमें बहुत बड़ा इजाफा जो है उनकी परेशानियों में, एक अलग तरीके की परेशानियों में होता है। इसका फॉलोअप क्वेश्चन जो एक सवाल उभर के आता है वो है कि जब एक स्तर पे महिला खिलाड़ी खेल के मैदान में जाके एक स्थान हासिल कर लेती हैं और वो एक लेवल पे जब परफॉर्म करना और प्रतिभागिताओं में हिस्सेदारी जब बनाना स्टार्ट करती हैं, तो उसमें स्पोर्ट्स एसोसिएशंस और जो बॉडीज में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस किस हद तक उनके सामने अलग अलग तरीके की चुनौतियां पैदा करता है। क्योंकि इस विषय में भी जो अभी जो महिला खिलाड़ियों ने, महिला पहलवानों ने जो मुद्दा उठाया है कि उनको किस तरीके का व्यवहार झेलना पड़ा है इतने सालों से, तो ये एक विषय उभर कर आता है कि
जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और इंटरफेरेंस है स्पोर्ट्स बॉडीज में और एसोसिएशन में, वो किस तरीके से प्ले करता है, वो किस तरीके की नई किस्म की जो है बाधाएं उत्पन्न करता है, और उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं खासतौर पे महिला खिलाड़ियों के लिए। अगर इस पे आप बात कर पाए तो अच्छा होगा। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये जो पॉलिटिशियंस के ऊपर खेल एसोसिएशंस और फेडरेशंस की जो निर्भरता है, उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे यहाँ पे जो खेलों का बजट है वो पर्याप्त नहीं होता, और खेल एसोसिएशंस जो है वो पॉलिटिशियंस के ऊपर निर्भर करती है हायर लेवल पे, और नीचे के लेवल पे देखेंगे तो और भी खराब हालात वो है कि जहाँ पे तमाम प्रॉपर्टी डीलर, दोज हु आर अर्निंग मनी फ्रॉम ऑल करप्ट प्रैक्टिसेस, वो लोग जो है वो एसोसिएशन के जिला के स्तर पे अध्यक्ष हैं, जिनको किसी भी तरीके से पैसा तो जुगाड़ लिया और इज्जत नाम की चीज उनके पास उस तरह से नहीं होती, तो इन जगहों पे पहुंच के वो इज्जत अर्न करने के लिए इनको प्रयोग करते हैं एक तरह से अपना। तो ये आर्थिक रूप से जो हमारे खेलों के बजट को यहाँ पे स्पोर्ट्स जो हमारी कंट्री में है, ये राइट टू स्पोर्ट्स नहीं है नागरिकों को। ये इसको अभी अवैतनिक और हॉबीज और लेजर टाइम, रिक्रिएशनल, मतलब कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन सा ये नजर आता है। तो बहुत कम ग्रांट्स सरकार की तरफ से दी जाती हैं, जो भी दी जा रही है, और ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस हैं वो पैसा जितना देते हैं, हकीकत ये है कि उससे कई गुना अपने लिए वो यहाँ से कमाते भी हैं। वो तमाम इंटरनेशनल टूर्स करते हैं, वहां पे तमाम कैश में ना सही काइंड में बहुत सारी चीजें दिए, ये वो फ्री में सारा मनी पावर, मतलब सारी एक्सरसाइज करते हैं वो, और इसका खेलों के ऊपर बहुत खराब असर पड़ता है। और जो महिला खिलाड़ी हैं खासतौर पे, वो उनके मतलब जो फ्री में घूमने जा रहे हैं, विदेशों में टूर मारने जा रहे हैं, मतलब ऐसे ही फ्री के पैसे के ऊपर, तो उनको फिर वहां पे जो मतलब सेक्सुअल अर्जेंसीज जो है वो सोचते हैं कि ये गरीब परिवारों की लड़कियां क्या कर लेंगी, कैसे, जैसे अभी सामने भी आ रहा कि जहाँ पे उनके रूम्स बुक किए जाते हैं, वहीं पे वो खुद जाके ठहरते हैं ये ऑफिशियल्स, और कुछ उनका खेल में रुचि उस तरह से होती नहीं है। तो ये सब चल रहा है। और बजट को अगर आंकड़ों में निकाल के देखेंगे, आज मेरे ख्याल से प्रति नागरिक जो देश में 2 पैसे खर्च किए जा रहे हैं खेल के लिए प्रति नागरिक, ऐसा उसका ब्रेकअप अगर किया जाए तो। और फिर उसमें जो जेंडर के हिसाब से महिलाओं की टीम जो भेजनी है, आमतौर पे इसी वजह से उन पर भी कटौती होती है और उनको सब स्टैंडर्ड बोल के और एक्सक्लूड कर दिया जाता है, मतलब मेल टीम जाएगी, ये भी इसका एक इम्प्लीकेशन है। तो ये आर्थिक निर्भरता जो इनके ऊपर बनी हुई है खेल एसोसिएशंस की, फेडरेशंस की, इसको किसी तरह से वहां से हटा के, जैसे मतलब चाइना का जितना हमने पढ़ा है कि वहां पे स्पोर्ट्स जो है वो राइट टू स्पोर्ट्स है, आपको आपके स्कूल से लेकर आगे तक जो है वो सरकार के द्वारा वो पूरा वहन किया जाता है आपका। और उसके अलावा मतलब वहां पे जैसे मास स्पोर्ट्स कल्चर है, तो न्यूट्रिशनल लेवल जो नागरिकों का एक कुल मिला के वो थोड़ा सा ऊपर होता है, इतनी डिस्पैरिटी देखने को नहीं मिलती है जहाँ पे वो स्पोर्ट्स थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। और बहुत बार ये पॉलिटिशियंस को ये कह देते हैं हमारे यहाँ पे कि पॉलिटिशियंस की बजाय खिलाड़ियों को ही स्पोर्ट्स फेडरेशंस की लीडरशिप संभालनी चाहिए और एसोसिएशंस की। वो भी अनुभव बहुत अच्छा नहीं है। हम हरियाणा में पिछले 4 महीने से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो वहां के खेल मंत्री के द्वारा जो एथलीट के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, जानी मानी कोच भी हैं वो बहुत जाने माने खिलाड़ी हैं, संदीप सिंह हॉकी के ओलंपियन हैं वो, और मतलब रिकॉर्ड बहुत ही खराब चल रहा है। इवन फॉर दैट मैटर पीटी उषा, मैरी कॉम, मतलब अब जब टेस्ट में आई है ये लोग, चाहे वो महिला भी है उस तरह से महिला खेल के हिसाब से कहा जाए और स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं,
तो उन्होंने मतलब न्याय नहीं किया है अपनी उस जिम्मेवारी के प्रति जो है, एक कठपुतली की तरह से बिहेव कर रहे हैं वो भी उस तरह। तो केवल मुझे ये लगता है कि पॉलिटिशियंस की जगह पे खिलाड़ियों को ले आने से भी बात नहीं बनती है। थोड़ा सा कुछ पैरामीटर्स न्यूनतम के हो कि इन जो एसोसिएशंस में, फेडरेशंस में जो लोग हैं वो रहें, और ट्रांसपेरेंसी, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग वहाँ की अपारदर्शिता है टोटल। वहाँ कभी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग उनकी होती नहीं है। वो एंश्योर किए जाए जो भी वहाँ पे। अब इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, पता लगा कि सबसे पॉपुलर जो खेल है जहाँ सबसे वल्नरेबल और गरीब परिवारों की लड़कियां रेसलिंग में आती हैं, तो ओवरसाइट कमेटी खुद कह रही है कि वहां पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं थी। और पहले हमने भी पार्लियामेंट में ये सवाल उठवा के पता करवाया था कि कितनी फेडरेशंस के अंदर ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, तो इग्नोरेबल लेवल पे इसका वो था। ये स्थिति है इन फेडरेशंस की अब इस हाल में। थैंक यू जगमती जी। इस सवाल पे मैं वापस आऊंगा आपके पास कि किस तरीके की हम बदलाव इन स्पोर्ट्स फेडरेशंस में और एसोसिएशन में कर सकते हैं खिलाड़ियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए। नाउ आई वुड लाइक टू come to you, Indu. You have worked for several decades on the issue of making workspaces safe and harassment free and inclusive for women. Would you like to please speak about, now what we see is that what has emerged from the restless protest is only the tip of the iceberg. There are so many other stories, there are so many other cases which haven't yet surfaced or haven't been reported yet due to various reasons. It will be useful for us to know how you see the larger issue of women facing discrimination and sexual harassment in workplaces. If we consider these premises of sports training and competition also as workspaces, as they are considered and they should be considered. So if you can share your thoughts on the larger issue of women's sexual harassment at workplaces, it will be useful. Thank you for having this discussion. The question you're raising, and Jagmati has already laid out the field in the sense of what is going on in practice. The fact is, as Jagmati pointed out, when a woman comes into any field, and in this case we're discussing sports, but in any field, she's already coming after having to overcome and deal with, confront any sort of multiple vulnerabilities, multiple obstacles, social prejudices. So all of us know that when a woman and when a young student, woman student enters even an educational institution, the pressure on her that you have to perform. You have to perform because look, the family is going through so much to get you to school, to get you to college. So not only do you have to perform, but you have to keep your character in place. You know, you have to, you can't betray us, the trust that has been imposed by the family. So that is one level of pressure. The other level of pressure is that the space you're entering is extremely hostile. In a sense, the space that you're entering, the argument and the underlying sort of assumption is that you have not come here by merit. You don't deserve to be here. This place is not rightfully yours, whether you're in a job or in an educational institution. You have come here because, okay, now, I mean, yes, we also need some women here. We need to get, so that kind of thing. Even after entering those, I mean, as a teacher, for instance, I found women students being stalked regularly, but they would not talk about it at home because the straight answer they would give the moment I asked them, shall I come to your house and discuss? No, ma'am, they will stop our education. It was very, very clear. So it is in a sense that you are the opportunity you are getting to go out of the house, to explore even that little window of the world that is open to you, is in a sense conditional. Now, when that conditional sort of space is being opened up to you, you are already under pressure.
Plus, very often, in terms of the field that you go into in employment, there is a workplace hostility. That is both in terms of the employers, also very often in terms of your colleagues. Okay, which is hostility in terms of your right to be there, your right to dignity in the workspace. You will find that when women enter the workspace, you know, our public spaces are so hostile. The language that is used, the vocabulary, the thrust of it. So the woman has to continuously sort of conduct herself in a manner, sort of meander through this, trying to keep what she says, and the pressure on the woman to maintain her dignity. And we must understand that the difference that we are seeing in this agitation, where mothers are supporting, families are supporting, is very, very important. It's a very big thing. And the social support, because usually for a long time, the pressure on the woman has been, and I mean, I will say it in Hindi, can say it in English, that other women will say, oh, we also go to work, it's up to you to maintain your dignity. Okay, so there's multiple pressures, multiple levels of hostilities. The same can come from men, but it can also come from other women. Okay, so why I'm saying all this is that one of the questions that's coming up vis-a-vis the wrestlers is, why did you keep quiet all these years? Yeah. Now, anyone who, any woman who has gone into the public field and faced all this knows why she's quiet. She's quiet so that the opportunity remains, that opportunity is not closed. You know, if your job is going to be at stake the moment you speak up, and even middle class professions, let us face it, that is the reality, that the moment a woman speaks up, instead of her being given a hearing, a patient hearing, and addressing the problem, what we find is that it is as if she is the troublemaker. She is the one who's responsible for the trouble that she is going through. That is reflected in the employer, that is reflected in judges sometimes, in the judicial process we find those comments, and it is commonplace to hear these. The establishment, and I want to say this, that firstly, this law was passed in 2013. Okay, before that also for 20 years at least pressure was. But what we always say, that the government violates its law. Yeah, I would like to pose that question to you, that we are aware that how women's mobilization and women's movement in India has, through their constant and consistent fight and putting pressure on the government, has been successful in ensuring certain legal and institutional provisions to protect women against sexual harassment. Now, in this particular case, if we see, one is that what is the role and responsibility of the institutional mechanisms in addressing issues like this? And secondly, how do you see the response of these very institutional, mechanisms which should be there to protect women against sexual harassment have performed, or what has been their response in this particular case? Do you think they have upheld the mandate and their accountability in this particular case? Look, firstly, say if we go back to Vishaka in 1997, when first the Supreme Court laid out some kind of guidelines in terms of how these issues have to be addressed. It was only where some of the unions, whether it was students' unions, whether it was the student movement, whether it was professional unions, trade unions, who played a proactive role, that these committees, the mechanisms was initiated even. Okay. Very often they would initiate the mechanisms only on paper, but in practice, they would not be implemented. And the government itself has been one of the biggest sort of violators of those. As Jagmati said, even in this case, the sports bodies were totally,
oblivious to the responsibility, to their accountability on this. Even though some of the ministries and all I know from for about at least 15 years now have been setting up, but the process of inquiry is very, very difficult. It's tedious. The institutions, and this is one of our, you can say, misfortunes, that I mean, institutions like the National Commission for Women, they were not set up because some government thought of it. These were set up by pressure and a lot of, efforts of the women's movement, that we need such watchdog bodies. We need these institutions where women take the leadership and initiate processes where laws, policy frameworks are in a sense sort of brought to scrutiny, and some effort is made to make the public space as well as public policy more gender sensitive, and also that the law is not violated, because it's not just sensitivity. It is violation of the principles of the Indian Constitution for sure. It is violation of even specific laws. Now, what happens is, this point that you were making about political establishments, when these bodies become parking lots in a sense for putting loyal people there, and everything is in terms of patronizing, so it is not that the people who are put are committed to implementing the mandate that they are given. Instead, and the whole process gets embroiled in a political thing. So, the same Women's Commission may show a lot of speed and haste in taking up an issue when it relates to, say, personnel from a different political dispensation. And you may find that if it is this whole point about political, the whole process has been politicized by the manner in which appointments are made, by the manner in which investigations are done, the cases which are picked up for investigation, for inquiry, etc. So there's a process of selectivity there. Right. The problem is that the law is supposed to be uniform for all citizens and for all women. But that guarantee of equal access to justice is actually never being fulfilled, because there is a process of selection in terms of the problem that is picked up, the problem of selectivity in terms of what is highlighted and how the matter is approached and how it may proceed. So at all levels, and in this particular case, we can see the law says that there are certain, already in January, the whole of India knew that the wrestlers had raised an issue. Why did the commission not take it up? What did the sports ministry do this oversight? Why? And if the Supreme Court has to step in to get an FIR lodged, our point that we are constantly making is these are Olympian, international, the whole of India has looked up to these women. We have rejoiced and celebrated their achievements. If that is what these women go through, then you can imagine how many people will speak up. People will just not speak up. They will just clam up and shut up, because if they're not going to get justice, if the importance of the wrestlers' protest is that it is in a sense a marker. It tells us what the fate of any such case in India will be, and how many more will speak up, or they will just remain silent on that. Yeah. Thank you, Indu. Thank you. This is very useful background and historical information that you have shared, and it shows how a lot does a lot go unreported, and how women feel disadvantaged even while reporting such cases, and how institutions themselves fail them. I'll come back to you with another follow-up question. Let me now ask a question to Jagmati, which has been asked from the players quite often, and हमने प्रयास किया था कि जो यहाँ पे पहलवान खिलाड़ी हैं उनमें से कोई एक हमारे साथ जुड़ पाए, लेकिन
शाम को जब पूरे दिन के धरने प्रदर्शन के बाद उनको टाइम मिलता है तो वो अपने प्रैक्टिस के लिए और अपने अभ्यास के लिए भी समय निकालने के लिए अब उन्होंने जो है एक रूटीन बनाया, तो उस वजह से वो हमारे साथ नहीं हो पाए। लेकिन एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे जगमती जी कि इस प्रकरण में पहले भी ये विरोध प्रदर्शन हुआ था दिल्ली में ही, ये इसी जगह पे 3 महीने पहले, और अब दोबारा से क्या बदलाव आए हैं उस स्थिति में, और महिला पहलवानों ने अब किस तरीके का हौसला एक तरीके से जुटाया है और इतने बड़े स्तर पे जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया है, क्या इसके पीछे की वजह रही है, और क्या सपोर्ट और क्या एनकरेजमेंट किस तरीके के संस्थाओं से, लोगों से, परिवारों से आया है उनके पीछे, उसके बारे में अगर आप थोड़ी सी अगर इस पे अगर थोड़ी सी आप रोशनी डाल पाए। और इसमें जो एक और सवाल जुड़ता है कि खाप पंचायतें और जो खाप प्रतिनिधि हैं वो शुरुआत से ही इस मुद्दे पे सरकार के खिलाफ हैं और खिलाड़ियों के समर्थन में आए हैं, तो इन संस्थाओं की भूमिका के बारे में भी अगर आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये क्या रोल अदा कर रही हैं और क्या उनसे अपेक्षा की जा सकती है। जहां तक खिलाड़ियों द्वारा सड़कों पर आना है, जो वो रिसेंट पास्ट में मुझे लगता है कि ये पहली ऐसी घटना होगी, और निश्चित रूप से खिलाड़ी बहुत ज्यादा परेशान थे इस फेडरेशन की कार्य प्रणाली से। सेक्सुअल असॉल्ट जो लड़कियां झेल रही थी अलग अलग स्तर पे, अलग अलग तरह का, और कोचिज के द्वारा भी, ऑफिशियल्स के द्वारा भी, अध्यक्ष का तो खैर जग जाहिर हो ही चुका है, वो भी था। इसके अलावा जो करप्शन है, उनकी जो स्पॉन्सरिंग एजेंसीज हैं, उनके द्वारा जो पैसा दिया जाता था वो भी उनको आधा मिलता था, जो इनाम के पैसे उनको दिए जाते थे वो भी उनको नहीं मिलते थे। तो और जो मानसिकता चल रही थी ऑल इंडिया लेवल पे, 2/3 to 3rd of the players and officials come from Haryana in wrestling particularly. तो हरियाणा के लोगों को भी एक तरह से टारगेट किया जा रहा था, ऑफिशियल्स को भी, कोचिज को हटाओ, दूसरे लगाओ, जबकि वहां पे इतनी अकेडमीज, इतना ज्यादा पॉपुलर है ये खेल कल्चरली, जो कुश्ती जो है। तो कई जनरेशन पॉइंट जो है इस आक्रोश के, वो कई जगह से आते हैं एक तरह से, और वो तो मतलब फिर भी मतलब झेलते रहते हैं लोग जो है। मुझे लगता है कि जो ये बोलने के लिए जो हौसला जुटाया है, और जिस कदर उन्होंने रिजॉल्व करके ये मतलब सड़क पे आए हैं ये लोग, उसमें निश्चित रूप से एक तो जो किसान आंदोलन का जो रिसेंट पास्ट में एक एग्जाम्पल रहा है कि आप रेजिस्टेंस के माध्यम से भी अपनी चीजों को मनवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर मतलब वैसे नहीं सुनी जा रही है तो चुप ही रहो या पीछे हट जाओ, मतलब ये है। दूसरा एक ये लड़कियां भी हरियाणा की हैं, और हरियाणा के अंदर पिछले 4 महीने से लगातार हमारा संगठन एडवा जो है, वहां के खेल मंत्री के द्वारा जो जूनियर कोच और इंटरनेशनल जानी मानी जो एथलीट है, वो केस उठाता आ रहा था, और इस हद तक उठाया है हमने उसको कि 1 हफ्ते के अंदर हम 3 जिलों पे, थानों में, अलग अलग जगह पे बंद किए गए। जब हमने भी रिजॉल्व किया कि कहीं भी मुख्यमंत्री जाएगा या कहीं पे भी खेल मंत्री जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे और सभा को डिसरप्ट करेंगे। क्योंकि जैसे इंदु ने भी बताया था कि तमाम जो एजेंसीज हैं, जैसे ही उस लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई नॉन बेलेबल धाराओं में, चंडीगढ़ पुलिस जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर अपने कार्य प्रणाली के लिए जानी जाती है, नॉन बेलेबल धाराओं में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है दिसंबर 29 को 2022 में, और उसके एकदम बाद मुख्यमंत्री का वहां पे बयान आया कि किसी लड़की ने अनर्गल आरोप लगाए हैं, ऐसे मंत्रियों को थोड़ी हटाया जाता है। ये मुख्यमंत्री बिना किसी जांच के, बिना किसी भी कार्रवाई के, मतलब ये उन्होंने बयान दे दिया।
और फिर उसके बाद विमेन कमीशन की जो हेड है हरियाणा की, उन्होंने बोला कि मंत्री जी से मैंने बात करी है और मुझे उनके साथ बात करने के बाद ये लड़की के आरोप अविश्वसनीय लगते हैं। फिर तीसरा, डीजीपी हरियाणा जो है उन्होंने एक एसआईटी गठित की, वो संदीप सिंह की मांग के ऊपर, और वो जो एसआईटी गठित की गई मतलब असॉल्टर की तरफ से, उसमें क्या रिलीफ उन्होंने सीख किया है वो ऑर्डर में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि खेल मंत्री ने उसी दिन बोल दिया था कि मैं इस लड़की के चरित्र, सारा पास्ट जो चरित्र है उसकी छानबीन करवा के रख दूंगा, तो वो जो पुलिस है हरियाणा की, एसआईटी गठित की गई डीजीपी के द्वारा, उसने लड़की के चरित्र की उसके स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, ट्रेनिंग की जगह पे जाके, उसके मतलब मकान मालिकों के पास जाके, सब जगह पे लोगों को फुसला के उसके खिलाफ खड़ा करने के लिए, बोलने के लिए, ये सारा मतलब वहां पे चला है एक तरह से। तो ये जो परिस्थिति थी, एक बैकग्राउंड जो था, आज हमें मतलब अच्छा लगता है जो लड़कियां ये जो लैंग्वेज बोलती हैं, वो ज्यादातर वो जो 4 महीने का जो आंदोलन है, मतलब वहां की मतलब उसमें झलक काफी क्लोज उससे दिखती है। तो इन्होंने मतलब उसको देखकर भी, जिस तरह से वो लड़की डटी हुई थी और उसके हक में हरियाणा की जनता खड़ी हुई थी, तमाम प्रोग्रेसिव जो संगठन है, किसी भी जिला पे मतलब पिछले 4 महीने में ऐसा नहीं होगा कि हर हफ्ते कोई प्रोटेस्ट इस इशू को लेकर ना हुआ हो। ऐसी स्थिति वहां पे बनी हुई है फिलहाल, और इसी दबाव में फिर उसको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी उससे वापस लेनी पड़ी। ये अलग बात है कि अभी आज भी वो कैबिनेट में मतलब स्टैंड करता है। तो वो भी एक कॉन्टेक्स्ट था रेजिस्टेंस का, पीछे से किसान आंदोलन का था, फिर दुश्वारियां बहुत ज्यादा झेल रहे थे ये लोग जो है। तो ये पूरी परिस्थितियों में कुल मिला के लड़कियों का जो ये कदम है ये देखने को मिलता है, और मतलब काफी सावधानी के साथ उन्होंने अपनी तरफ से, जैसे जनवरी में जिस तरह से ये कदम उठाया एक बार, फिर मतलब पता लगा कि भाई वो हो सकता है थोड़ा सा सेलिब्रिटी कल्चर के हिसाब से उनको लगता था कि पूरा देश के अंदर सरकार जो है तमाम सुधार कर देगी उनके बोलते ही, पर सरकार ने तो उनको कमेटी दे के, और वो कमेटी का भी बिल्कुल ही ना कोई उसका मोडस ऑपरेंडाई, ना उसका ऑब्जेक्टिव, ना कोई उसका स्कोप जो है, कुछ भी पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया, और इनके फोन उठाने भी जो बंद किए गए बाद में। जहां तक जो खाप पंचायतों की जो भागीदारी है, वो हरियाणा में भी हमने एथलीट का जो केस लड़ा, वहां पे भी शुरू में खापों ने उस आंदोलन को खूब मदद की एक तरह से, परंतु फिर उसके बाद मतलब अल्टीमेटम देके उनको कई जगह पे ऑनर भी नहीं किया गया है। जैसे उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हरियाणा का कहीं पे भी गणतंत्र दिवस का झंडा फहराएगा तो हम उसको झंडा नहीं फहराने देंगे। वो उन्होंने कॉल दी खाप पंचायतों की तरफ से बिना किसी से कंसल्ट किए हुए। पर जब उसको ऑनर करने का सवाल था तो वहां पे कोई भी नहीं गया, और पता लगा कि रातों रात हम विमेन ऑर्गेनाइजेशंस को इतनी कड़ाके की ठंड और ऐसा मौसम हमें ही पहुंचना पड़ा कि भाई बिल्कुल इसको खाली नहीं जाने दे सकते ऐसे, और हमने पैरेलल फ्रीडम फाइटर से वहां पे झंडा भी फहरवाया। और एक महिला तो इतना ज्यादा आक्रोशित हुई कि मंत्री जब झंडा फहरा रहा था तो उसको सामने से चुनौती दे दी कि आप ये झंडा फहराने के काबिल नहीं है, और उसको जिस तरह से पुलिस ने घसीटा, और फिर वो पूरा वायरल हुआ जो वीडियो मेल पुलिस के द्वारा ऐसा, तो वो भी देखा है हमने उस तरह का भी। लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी ज्यादातर जो खाप्स हैं वो इस आंदोलन के अंदर सक्रिय हुई है, और अभी ये फैसला भी किया गया कि हर रोज एक खाप जो यहाँ पे धरना देगी जंतर मंतर पे आकर, तो जो थोड़ा सा पॉपुलर तरीके से जो इस तरह की मांग सामने आती है तो उसके साथ वो जुड़ते हैं, पर कमिटमेंट का लेवल की महिलाओं के प्रति होने वाली यौन हिंसा जो है वो अभी थोड़ा सा मतलब टेस्ट में आ रहा है। ये एक अच्छी बात है कि उस तरफ
बढ़े हैं, खास तौर पे किसान आंदोलन के बाद जो जिस तरह का इंटरेक्शन एक महिलाओं के साथ कायम हुआ उस आंदोलन के अंदर, तो इन मुद्दों के ऊपर भी वो बोलने लगे हैं। ये एक स्वागत योग्य बात है। जी, ये आपने भी मतलब किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो लिखा है उसमें भी आपने इस बात को रेखांकित किया है कि किसान आंदोलन की जो पूरी एक भूमिका है महिलाओं की और डिफरेंट जो इसमें संगठन जुड़े थे, उसकी वजह से हरियाणा और इस क्षेत्र में एक तरीके से लॉन्ग टर्म के सकारात्मक प्रयास और उसका प्रभाव देखे जाएंगे। तो ये एक काफी मतलब स्वागत योग्य पहलकदमी है अगर इस दिशा में अगर इन संगठनों की तरफ से कुछ होता है तो। नाउ Indu, I would like to ask you a question on how do you see a movement which came into limelight few years back, a movement called Me Too, which gathered a lot of attention and was talked about a lot, where women from different sections, from different domains and spheres came and reported what they have been through. Now, do you see a kind of carrying forward of that legacy, or carrying forward some of the achievements of that movement into the movement which has been started by the wrestlers in contemporary times? So do you see any linkages between the historical legacy of the Me Too movement and this particular movement, or how do you see a different nature here, if at all? Well, I think the Me Too movement was a very significant movement, even though it may not have reached out on a more continuous basis to too many people. But the issue that was raised was extremely significant. And I think that was one of the ways or occasions on which, in a very public manner, this issue came into the limelight, because otherwise it has come up through individual cases like the Rupendel Bajaj case, etc. But Me Too, in a sense, went across, but it was more, let us say, the section it managed to reach out to and the section from which people spoke up were primarily from more upper segment of society, not in terms of the individuals, but where the professional groups came from those. So, you know, universities and the film, etc., or media, some of those. I think the difference here, and it's not a negative thing, what it shows is, one, how much this crime, it's a crime. Let's accept it. It's not a deviation by one man here or there. It is a crime. As per law also, it is a crime. It violates the woman's right to equality in terms of equal right to the workspace. It is it discriminates. It is discriminatory in terms of my access to that public space that is rightfully mine. But, you know, Me Too still remained, the discussion remained amongst a certain section. And also, let us face it, the people who raise those issues, for instance, in the film industry, those who stood up in support of the women who spoke up as part of Me Too, they faced what I would say is joblessness, in the sense they work. I mean, there was such a sort of organized boycott of those women that they did not get work for many years. So we must understand what it requires to be able to speak up, and to speak up in a sustained manner. Now here, I think there are several things. One, it is that these women come from rural areas, their roots in the rural economy and rural society. I think firstly, that itself makes a lot of difference. Secondly, they're people who have been seen as achievers. You know, the whole country has seen them as achievers. And when they come out and speak, it is a fact that whether the sports ministry wakes up to this reality or not, but even those sections which would not normally have supported and stood up are shocked. They are shocked that this is
going on, that this is allowed to happen, and that these women have to come and sit on dharna at Jantar Mantar. It sort of opens up the space of protest in a different way, you know, the manner in which they have protested. They have not, if you hear them speak, they are also still not speaking like, you know, this, despite the whole media narrative that the whole thing is political. But when you hear the wrestlers, the women speak, they are speaking from their heart. They know, they're not giving bhashan sitting there. Secondly, the manner in which they use the protest side, you know, when they said that they're doing their workout, they're doing their practice in the morning. They're now, I believe they've said they will do their training elsewhere. But in a sense, it opened up the form of protest, the nature of protest, the nature of claiming the street. Because let's face it, the whole government establishment has been wanting for the last many years. First, they threw us out of Boat Club and India Gate. Now they confined or sought to confine the farmers to the borders. Of course, the borders got transformed in the process and became amazing sites of resistance and over a sustained period of time. But I think the fact that these women have stuck to it, supported by their male colleagues in many instances, I think it is leading to a much wider conversation. And when you were speaking about the carbs also, etc., I feel what we must understand is that it has taken the question of women's right to dignity and the whole issue of sexual harassment to a much wider section of people. It has made it a point of discussion. I mean, you know, you travel in public transport, people are talking. So people have had to sit up and take note of it. For me, that is important because, and that has not always received a hostile response. I think that is a big gain. That is a big achievement. And it is important that that has links with the sports persons' families, the larger rural community. I think these are opportunities in terms of discussing and raising these issues which have been seen as women's issues, you know, but these are social issues. How does society respond to women in the public space? All of us have to deal with it. It's not just women who should be dealing with it. And I think the wrestlers' protest has thrown up many more issues. It has, of course, more than anything else, it has laid bare, you know, I mean, all the people who have been going out flaunting their broad chests and very, you know, Foladi Sina hai, or their utter silence. You look at it, that on the one hand, the whole legitimacy that is sought to be claimed on the basis of Nari Shakti, Matra Shakti and all that. And here is absolute deafening silence from the entire establishment. It shows, it exposes the, you know, the duplicity, you can say, the double talk that we hear all the time. It exposes a lot. And I think we always say in the movement, we always say strikes, struggles, these are schools. You learn a lot. You know, you learn a lot from the very process of struggle, and you learn every day. And I'm sure the wrestlers are doing a lot. It exposes people in power. It exposes how they establish the important. It's interesting, Indu, that you brought in the farmers' movement here, and how for more than a year, the farmers camped on the borders, on several borders and entry points of Delhi, and how they carried out their routine lives there, cooking, eating, sleeping, washing, bathing, everything there. And similarly, you see the wrestlers here and the sports person here doing their practice on the road, in the open, women, children, you know, teenagers, and they have normalized and reclaimed this space, as you rightly pointed out. And it's useful to see that how there has been a people's reclaim over the spaces which have been made in the last few years inaccessible to people.
as you said, from boat club to cornering people into different locations of protest. So I have one question. I think we lost Indu here due to some network issues. Jagmati, are you there? I'm back. Hi, Indu. Hi, Indu. So Yeah. one question which I have for you is, when it comes to the demand raised by the protesting wrestlers, what is the merit, do you think, behind this demand which the wrestlers have been raising for the arrest of the accused here, which is the MP Brij Bhushan Sharan Singh, and what are the provision in this regard as per the law? Do you think the demand has enough legal merits, and how do we see this justification for this demand? If you could just Look, throw some light on this. Look, the law is very clear. Firstly, there is no need for the non-registration of the FIR by the police is a violation of the law by the police, by the entire law and order machinery. And that takes into account the sports ministry in a sense, because if the whole of India knew through the media that for 3 days these people were trying to register their complaint and it was not, then the authorities are equally responsible for pursuing the path of justice for the complainant. All those in responsible positions who should have taken action in this regard, once they came to know of it, are liable in terms of responsibility. As far as the child, the juvenile, the minor victim is concerned, the law is absolutely clear. It is a non-bailable offense. So even now, what we are seeing is a clear violation of the law. Second, and the third point is that there is clarity also in terms of the offense and the power that the accused may wield in terms of destruction of evidence, in terms of pressurizing the complainants, in terms of pressurizing the witnesses. On all these counts, there is clarity in the law, and I think the demand for the arrest of the accused is justified. It should go through the due process, but whether due process will be followed, if this is the display of power on the side of the accused, it raises many questions. But I think the law must proceed. The accused is as much entitled to a free and fair inquiry as the complainants. But the manner in which the police, the entire sort of administrative authorities, institutional structure has proceeded, I feel the law has been violated by them. The complainants stand by their complaint. They have a right to get justice. They have a right to demand justice. And also that this process of complaining and protest should not be used to deny them their rights as sports persons and in their individual merit at any point. That is the responsibility of the government to ensure it. That, because the biggest sort of sword that hangs over a complainant is that I will be denied my rights in my space of work. The opportunities will be denied. And I think in this case, the whole of India is watching. Maybe the world is also watching. At least all of us, somebody asked, what should we be doing? I think wherever we are, we should go, we should make a public show of saying that we stand with the wrestlers, whether you wear an armband, whether you put on a badge, whatever. You don't need to strike. You don't all need to go. If you can join protests and rallies and candlelight marches or whatever, you must. But I think all of us have an individual, if we believe in the dignity and the rights of women and in the rights of the future generation to explore the opportunities that independent India promises and offers to its women, I think we all have that responsibility. Thank you. This is
such a reassuring statements from you, and I'm sure this also encourages a lot of our people in the audience and elsewhere to come and join the wrestlers and the sports persons who are raising larger issues here. जगमती, शुरुआत में आपने बात की थी कि किस तरीके से इस खेल संस्थानों में और एसोसिएशंस और फेडरेशन में एक तरीके का एक पॉलिटिकल लॉबी जो है वो चलती है, रिस्पेक्टिव ऑफ किस तरीके की और किस पार्टी की सरकार है। आप मुझे सुन पा रही हैं जगमती? I can't see her. I can't see her. She's there, but she's muted for some reason. मेरे को सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो जगमती मेरा सवाल आपसे ये है कि महिलाओं की भागीदारी को अगर हम देखना चाहें, उसके बारे में जानना चाहें कि स्पोर्ट्स फेडरेशंस में, एसोसिएशंस में और इन स्पोर्ट्स बॉडीज में अगर महिला पदाधिकारी किस तरीके से उनका प्रतिनिधित्व होता है या नहीं होता है, और इस परिप्रेक्ष्य में उनकी क्या भूमिका यहाँ पे हो जाती है, और अगर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो वो किस तरीके की प्रैक्टिसेस को और किस तरीके की टेंडेंसीज को वहाँ पे उभारते हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि इन फेडरेशन में महिला ऑफिस बेयरर्स के रिप्रेजेंटेशन और भागीदारी की क्या स्थिति है भारत के परिप्रेक्ष्य में? ज्यादातर जो फेडरेशंस, एसोसिएशंस हैं, उनमें अगर महिलाओं की भागीदारी का स्तर देखें तो फिलहाल ये एक जो डेकोरेटिव उसके लिए रख लेते हैं ना, कि उपाध्यक्ष बना दिया किसी महिला को, किसी को थोड़ा सा जॉइंट सेक्रेटरी किसी उसमें रख लिया, और असल में तो वहां पे कोई फंक्शनिंग जो है वो बिल्कुल ही होती ही नहीं है। जो बन गया बस वो बन गया। मैं बीइंग फर्स्ट इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल, हमारे स्टेट की एसोसिएशंस में कई बार मेरा नाम जो है वो डाला गया, लेकिन एक भी मीटिंग कभी भी इसी तरह की उनकी नहीं हुई। और जबकि मैंने अपनी तरफ से कोशिशें भी की कि भाई ये नाम का जो दुरुपयोग ही है एक तरह से, जब हमारी कोई से नहीं है उस तरह से। तो ज्यादातर जगहों पे डेकोरेटिव उसके लिए थोड़ा बहुत, और अब जैसा कि महिलाओं के भी कॉन्स्टिट्यूशनल वो बनता जा रहा है कि भी 1/3 या कुछ पदों पे आपको रखना पड़ेगा ऐसा सा, तो उसके नाम मात्र के लिए उनको वहां पे रखा हुआ है। जहां तक जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को शेप करना है अलग अलग स्तर पे, या उनको इम्प्लीमेंट करना है या उनको ट्रेन करना है, तो वहां पे जो भागीदारी है महिलाओं की वो रियल सेंस में अपना रोल प्ले करें, कुछ वो मतलब बदले चीजें कुछ उनके हिसाब से, ऐसी भूमिका में अभी नहीं है, जिसकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। और मुझे ये लगता है कि जो ये बॉडीज हैं, इसके अलावा उनका जेंडर सेंसिटाइजेशन, बहुत गहरा जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है उसकी भी जरूरतें हैं। जो महिला खिलाड़ियों की एक विशिष्ट अपनी स्थिति है, एक उसको ध्यान में रखते हुए वो उनके खेल के करियर को आगे बढ़ाने में इफेक्टिव रोल प्ले कर सकें, उसकी जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि कोचिज के स्तर पे भी जो महिला खिलाड़ी हैं वो बहुत कम है, और रेसलिंग में तो उससे भी कम है औरों के मुकाबले भी। और जहाँ पे मतलब एसोसिएशन में पदाधिकारियों का या ऑफिशियल्स में टीम मैनेजर के रूप में कहेंगे कि ले जाना चाहिए एक महिला को जरूर, परंतु वो ले भी जाते हैं, लेकिन वो जेंडर सेंसिटाइजेशन के अभाव में वो भी कोई इफेक्टिव असर्शन या रोल प्ले करना चाहिए जो उन महिला खिलाड़ियों के हक में, वो बात बन नहीं पा रही है। तो दोनों चीजों को, ज्यादा संख्या में महिलाओं को डिसीजन मेकिंग की जगह पे लेकर आना पड़ेगा, और तमाम संस्थाओं का जेंडर सेंसिटाइजेशन के जो गहरे प्रोग्राम है, बहुत ही
अच्छे ट्रेनर्स के द्वारा, अच्छी संस्थाएं जो जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए जो जानी जाती हैं, उनके द्वारा उनकी जेंडर सेंसिटाइजेशन करवाई जाए। अदरवाइज जेंडर सेंसिटाइजेशन के नाम पे भी बहुत मतलब एक तरह का वो होता है, खेल होता है कि जैसे जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए पंचायतों में महिलाएं जो चुन के आई उनको बुलाया जाएगा, बस लड्डू बांट दिए जाएंगे वहां पे, और एक दो भाषण मंत्री संतरियों के हो जाएंगे। वो उस तरह की जेंडर सेंसिटाइजेशन ना हो। अब बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं खेलों के अंदर आ रही हैं, और उस तरह से जो खेल संस्थाओं की और देश की जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उनकी तैयारी, उन महिलाओं को एक सम्मानजनक मतलब अभिव्यक्ति मिले अपने खेल करियर के माध्यम से, उसकी तैयारी बिल्कुल ना के बराबर है एक तरह से ये देखा जाता है। काफी टोकनिज्म इसमें है। हाँ। तो इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि महिलाओं की जिस तरीके से भागीदारी आपने जो रेखांकित किया कि पिछले, अगर हम देखें स्पेसिफिकली 1 दशक के टाइम में महिला जो नौजवान लड़कियां जो खेल के क्षेत्र में आई हैं उसके नंबर में बहुत बड़ा इजाफा जो है अगर हम देखें तो वो पूरे देश के स्तर पे और दिल्ली से के आसपास के जो जुड़े हुए और आसपास के जो इलाके हैं, हरियाणा उसमें एक मुख्य केंद्र है जहाँ पे लड़कियां बहुत बड़ी संख्या में खेलों के क्षेत्र में आई हैं। तो एक जो बड़ा सवाल जो उभर के यहाँ पे आता है, और इस पे आप बहुत स्पेसिफिकली कुछ अगर पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करना चाहें कि ये जो पूरा लैंडस्केप चेंज हो रहा है, इसमें जो पूरा डेमोग्राफिक जो शिफ्ट आया है जेंडर कंपोजिशन में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, उसमें हम अगर एक लॉन्ग टर्म जेंडर इंक्लूसिव और जेंडर जस्ट इन्वायरमेंट अगर क्रिएट करने की बात करें, तो अगर आप कुछ 2-3 पॉइंट स्पेसिफिकली अगर शेयर कर सके हमारे साथ, तो वो एक लार्जेस्ट स्तर पे इस चर्चा को और भी आगे बढ़ा पाएगा और एक सिर्फ इंसिडेंट स्पेसिफिक डिबेट ना हो कि वो एक आगे के रेफरेंस पॉइंट्स में भी हमारी मदद करेगी। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसके लिए क्या किया जा सकता है और किस तरीके की बदलाव की जरूरत है, ये आखिरी सवाल भी है आपसे। देखिए 2016 में रियो ओलंपिक्स जो हुए थे उसमें केवल देश की महिलाओं ने मेडल जीते थे, और खासतौर पे ये साक्षी मलिक जो आज यहाँ धरने पे बैठी हैं, यही लड़कियां थी जिन्होंने मेडल जीते। आदमी उस समय पे कोई मेडल ले नहीं पाए थे। तो उस समय जब ये वापस आई खेल के, तो प्रधानमंत्री ने इनकी पीठ थपथपाते हुए बोला कि अब हम केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं, बेटी खिलाओ का नारा आज से देते हैं। और बेटी खिलाओ का नारा देने का मतलब जो था, मीनिंग देयर बाय था कि आप बिल्कुल गांव के स्तर तक, पंचायत स्तर तक खेल सुविधाओं का जो है वो स्थापना की जाती, वो जाल बिछाया जाता एक तरह से वहां पे तमाम तरह के खेलों की, और फिर वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो पुट इन प्लेस, सारी संस्थाओं की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग देखना उनको जो है वो किया जाना चाहिए था। वो कुछ भी नहीं किया गया, वो जुमला एक मात्र बन के रह गया। ये तो क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो मेन स्ट्रीम का एरिया अभी डिस्कोर्स का है नहीं, उस तरह से मार्जिनलाइज्ड है। इवन जहाँ पे विमर्श चल भी रहे हैं इन चीजों के ऊपर, महिला खेल मुख्य धारा का विषय इवन महिला आंदोलन में भी अभी तक नहीं बन पाया है उस तरह से। तो इसलिए वो जो स्लोगन था प्रधानमंत्री ने जो दिया अनक्रिटिकल होके, बिल्कुल वो आज किसी को याद भी नहीं आता मेरे सिवा, मुझे इसलिए याद आता है कि मैंने उस पर एक आर्टिकल लिखा था। और उसके बाद भी जो अपेक्स बॉडी बनाई गई थी स्पोर्ट्स मेडल अचीव करने के लिए, 8 महिलाओं की प्रधानमंत्री ने बनाई थी वो, उसमें ऑल मेल 2016 में मेडल लेके आई ऑल विमेन, और जो अपेक्स बॉडी बनाई मेडल अचीव करने के लिए ऑल मेल। तो वो मतलब ऐसा हुआ है ये एक तरह से। और हमें ये लगता है कि जिस तरह से ये लड़कियां उसके बाद खेलों में आई है, इतना मतलब हमने ये देखा कि बिल्कुल ऐसे स्कूलों की लड़कियां एलीट फैमिली बैकग्राउंड से आए, उनको हिंदी ढंग से बोलनी नहीं आती, वो भी कह रही थी कि मैं कुश्ती करना चाहती हूँ, मैं भी रेसलिंग करना चाहती हूँ।
जिस तरह मीडिया और सारी चीजों में इनको एक रोल मॉडल की तरह से पेश किया गया था। परंतु अभी हमें ये लगता है कि एक विमेन सेंट्रिक स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है वो देश के अंदर बनाई जानी चाहिए, जिसमें महिलाओं का जो खेल की जो भी बाधाएं हैं या जो भी उनके खेल की जरूरतें हैं, उन सब के ऊपर एक पूरा विमर्श चला के नीचे से ऊपर तक जो है वो एंश्योर किया जाए कि उस हिसाब से उस पॉलिसी को फ्रेम किया जाए, डिजाइन किया जाए, और फिर उसको अमली जामा पहनाने के लिए भी बजट की एलोकेशन जो है वो बजट एलोकेशन भी बढ़ाई जानी चाहिए। और कुल मिला के मुझे ये लगता है कि एक बात ये भी मैं इस मौके पे कहना चाहती हूँ कि यहाँ अपने देश के अंदर जो मास स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, अप्रोच ये चल रही है लार्जर लेवल पे विद इट्स इंटरलिंकेजेस एट डिफरेंट लेवल्स। अप्रोच ये चल रही है कि कुछ सेलेक्टेड लोगों को मतलब एक खास तरह की ट्रेनिंग देके, खास तरह की डाइट्स देके और मेडल अचीव कर लिया जाए, बस मेडल अचीव कर लिया जाए। उसके जो सोसाइटी में मतलब और दूसरे जो फायदे मानसिक शारीरिक रूप से जो मिलते हैं, कितना स्वस्थ विकास करता है खेल जो है लड़कियों के लिए, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक जरिया है। क्योंकि जब खेल में होती हैं लड़कियां, वो फुल पब्लिक व्यू में अपनी टेक्निक का चुनाव करती हैं और उस टेक्निक को लागू करती हैं, और जब बार बार वो इस प्रक्रिया से गुजरती हैं तो बहुत ही आत्मविश्वासी नागरिक की तरह से एक तरह से वो विकसित होती है। तो स्पोर्ट्स वो जगह है, और आज ये लड़कियों ने दिखाया भी है कि परेशानियां बहुत जगहों पे हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मतलब हेड ऑन ले लिया है चीजों को, वो कम जगहों पे ऐसा देखने को मिला है वैसा। तो ये इसका जो लार्जर महत्व है खेल का हमारे देश के अंदर, वो भी मास स्पोर्ट्स कल्चर की तरफ ओरिएंट किया जाना चाहिए। और एक ये जो पॉलिसी है, और इसके अलावा जितनी डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं अलग अलग स्तर पे, वहां पे महिला खिलाड़ियों का भी भागीदारी जो है, प्रतिनिधित्व, वो सुनिश्चित होना चाहिए कि खिलाड़ी जो है वो भी उनकी से हो वहां, वो अपना पक्ष रख सके उस तरह से। तो ये दो तीन चीजें तो बहुत अर्जेंसी की नजर आती है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि भाई वो उनकी अस्मिता के लिए जिस तरह के खतरे, इंश्योर हो, हाँ, सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर हो। थैंक यू जगमती। ये मतलब एक तरीके से स्पोर्ट्स की फील्ड के लिए एक मैनिफेस्टो ये हो सकता है, और एक डिमांड चार्टर भी देश की जो प्रगतिशील ताकतें हैं और जो इंटरेस्टेड पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं उनके लिए एक काफी बड़ा मसला है जो आने वाले टाइम में उनको लेना चाहिए, टेकअप करना चाहिए। इंदु, आई वुड लाइक टू come to you with my last question. That is that we are familiar, how you have contributed in different kinds of law formations and legal frameworks which have come about in the last few decades. Now, my question to you would be that women organizations have, of course, worked tirelessly to ensure and to put in place some of these, legal provisions and support mechanisms for ensuring women's, safety and harassment-free environment. What do you and how do you see the role and contribution of the women's movement in not only in the formation of the laws and legal frameworks, but also in these ensuring the execution of these frameworks and these provisions in these challenging times and in the times to come? So I would like you to please respond to this and give your final comments. Well, if I've done anything, it's thanks to the women's movement and the organization and organizations that I have been a part of, which have, in a sense, trained me. I'm not a lawyer. I was never trained in the law. So those of us who have served on some of these committees or have contributed to discussions in terms of the framing of the law, it has been from and based on our experience from the ground and the questions
that the women in the field posed to us, and in the context of the times that we have lived through. So every law around on the rights of women that has been enacted in the last 40 years plus, I think it is the women's movement that has intervened collectively very often, sometimes with difference of opinion also, because we may not all agree on aspects. On this specific law also, let us face it, when the first draft of this law came, after many, many years of struggle, decades of struggle, it was a very incomplete law, and it would not have been applicable to a large mass of women. For instance, there was nothing about the unorganized sector. So there are very, very specific inputs that the women's movement gave in terms of even the machinery that should be set up or envisaged within the law. The second part that has always been our case is that through our experiences, through our interventions, we have to continuously put pressure to implement the law. And this is what we are seeing in this case, that from A to Z, the law has been violated by those who were charged with the responsibility of implementing it. And that is something we have always drawn attention to. There is no escape from it. But unfortunately, what happens is because ultimately, whether it's sexual harassment or any of the other rights, it's about power. It's, sexual assault is a game of power. It is an assertion of power, and you pick on the weakest. You may pick on the Dalit, you may pick on the tribal woman, you may pick on a minority community today. So it is always, you may, the women in the conflict zones, you can go on listing out the levels of vulnerabilities. And the more the vulnerability, the less the chance of that victim. She's a survivor. A lot of women, in India, the majority of women are survivors of some sort of harassment and assault, maybe also. But the assurance that the women's movement wants the political establishment to give, and we demand it, is that irrespective of my religion, irrespective of my caste, irrespective of the location, whether I'm in Kashmir or in Delhi or in rural, urban women are equal. Rural women face certain kinds of hazardous situations which make them vulnerable. The urban poor also, and all women, because of a gendered sort of notion and the level of prejudices, the level of hostility, all women face adversity and hostility. So the assurance that the women's movement is wanting to work towards is that women, along with others who are denied their rights, because all men are not equal, all men do not enjoy the rights that the Constitution of India gives us, that is why we look for alliances. Even the restless struggle, when people say Khap, when people say Kisan, fact is what? That the powers that be who you are up against are so powerful that you need alliances, you need to build support, and you need to understand that women's right to dignity is a constitutional right, and all of us should be committed to it, all of us. So the women's movement, of course, will continue, but it has to join hands and put a lot of pressure, because what we're up against is a very, very brazen assertion of power, and the power of the establishment behind those who are violating the law. In case after case, Bilkis Banu's case is so clear. It's so clear. Thank you, Indu. There is certain, political messaging also, that how solidarities and how alliances at the grassroots need to be formed against the forces which are truly mighty and oppressive and authoritarian. So it certainly provides some clarity on how people should come together and form larger alliances, and not be cynical about particular stage.
Now, thank you both, Jagmati and Indu. Like this, from my side, we had some of the questions. Before I hand it over to my colleague Vaidehi, if there are any questions from different platforms on which people have joined us, we can certainly take 2-3 questions in like next 5 minutes or so, and then Vaidehi will take over. I request my colleagues from Pune Collective if they could let us know if we have any particular queries or questions for the speakers. I think some of the questions you have already asked, Samsher, that were there on the other platforms. So I don't think we can repeat. There are no questions in the chat box or anywhere else. Okay. Vaidehi, I request you to take over and yeah, please. At least to me. I can't hear. Hi, Nitira. No, we can't hear by the. Hello, can you hear me now? Yes. You're back. Sorry. Thank you, Shamsher. Thanks for conducting this conversation. Such a wonderful conversation we had. Thank you, Induji and Jagmatiji. So many layers you talked about. Seriously, we were looking at like through media and very superficially reacting to the things, but there are so many undercurrents and so many things to know about these issues. And I'm sure that audience here must they'll be taking a lot of insights through this discussion. And thanks for joining us and covering all the questions. हमारे सभी साथियों ने कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा की है. मैं उनको पुणे कलेक्टिव और यहाँ मौजूद सभी श्रोताओं की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगी. हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद. उसी के साथ हमारे पुणे कलेक्टिव टीम का भी धन्यवाद. I'll end this session with Simon's what she talked about the power, what Induji also underlined in her conversation. She says the point is not for women simply to take power out of men's hands, since that wouldn't change anything about the world. It's a question precisely of destroying that notion of power. So that is how we should be looking at all these questions at all levels. And thank you to both the speakers and Shamsher, all the audience present here. And Pune Collective team have conducted several sessions earlier as well. Those are available on the website, and we'll be coming soon with a few more sessions and discussions ahead. Stay connected and be with us. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Vaidehi. Thank you. Thank you, Jagmeet. Thank you. Thank you very Thank you. much, Pune Collective, for organizing this and giving us an opportunity. Yeah. Thank you.